तो अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, इनफैक्ट कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है ना, किसी कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है डिस्क्रीट मासेस का जो सिस्टम होता है उसके सेंटर ऑफ मास का प्रोसीजर, यानी कि पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास का प्रोसीजर हमने पढ़ा है। लेकिन कंटिन्यूअस मास जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज तो यही है कि कंटिन्यूअस मास को पहले पहचानना होगा ये क्या है। कंटिन्यूअस मास क्या होता है कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस मास क्या होता है, बॉडीज लाइक टेबल इज अ कंटिन्यूअस मास, कोई पॉइंट मास नहीं है। कोई भी ब्लॉक, रिंग, कोन, वो चीजें जो पॉइंट मास नहीं है सब कंटिन्यूअस मास है। कंटिन्यूअस मास की पहचान क्या होती है, कंटिन्यूअस मास पे अगर आप खड़े हो और नेक्स्ट स्टेप रखना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप पे चारों तरफ कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट मास मिल जाएगा, यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप किसी मास पे ही होगा। इट्स इज फॉर श्योर, यानी कि किसी एक पॉइंट मास पे खड़े हो, अगर आप कंटिन्यूअस बॉडी पे खड़े हो तो नेक्स्ट पॉइंट पे मास मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दैट इज कंटिन्यूअस बॉडी या कंटिन्यूअस मास। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंटिन्यूअस मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ये x क्या है और y क्या है और dm क्या है, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है ना, x क्या है, x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, अब इसको क्या कह सकते हैं, x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट कहना चाहिए हमको। जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ये है। एंड व्हाट इज y, y इज एक्चुअल में y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। जो भी हमने स्मॉल एलिमेंट लिया उसका ये, और डीएम तो छोटा सा एलिमेंट जो हम कंसीडर करेंगे उसका मास है। ठीक, अब इस फॉर्मूले का यूज, ठीक है ना, मैं एकदम बहुत ही इजी केस में करके दिखाता हूं ताकि पूरी कंसंट्रेशन हमारी फॉर्मूले की एप्लीकेशन में रहे। ठीक है, हम एक ऐसा केस लेते हैं जो हमें नोन है, जो हमें पता है, जिसका आंसर हमें पता है। ठीक है, उस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रॉड ली है मास m और लेंथ l की। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आती रहेंगी, जैसे सेंटर ऑफ मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि लोकेशन ऑफ center of mass does not depends upon mass but on its distribution। मास के डिस्ट्रीब्यूशन, the location of center of mass does not depend upon mass but on its distribution। इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मास पे, मास की अमाउंट ज्यादा है कम है, मान लो एक रिंग है, ठीक है ना, बहुत हल्के मेटल की बनी हुई है तो भी उसका सेंटर मास उसके सेंटर पे ही होगा, और बहुत हैवी मेटल की बनी हुई है तो भी उसका मास उसके, वो सेंटर मास उसके सेंटर पे ही होगा। तो सेंटर मास की लोकेशन सेम रहेगी, केवल मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, ना कि मास पे। तो एक रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है, मास m देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। ठीक है ना, उसने कहा कि इसका सेंटर मास बताइए क्या होगा। चलिए हम एक रॉड ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे मान लीजिए ये कोई रॉड है, ऐसे ही,
ये एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ है कुछ L, ये ठीक है ना, इसकी ये वाली डायमेंशन मान लीजिए कुछ है। वैसे तो रॉड जो है वो वन डायमेंशनल बॉडी है, लेकिन फिर भी मास M, लेंथ L। अब हम क्या करते हैं, हमारा पर्पज ये रहता है, इट्स अ कंटिन्यूअस बॉडी, इट्स अ कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक। अब मुझे क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको कार्टेशियन प्लेन पे रखना है, इस तरीके से रखना है ताकि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से मैक्सिमम 0 मिले या सिमेट्री हो। तो हम क्या करते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन पे रख देते हैं। ये लो, हमने इसको मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और इसके अंदर अंदर से ये वाली एक्स एक्सिस है जो इसके अंदर अंदर से पास हो रही है। होप आप समझ गए होंगे कि कहां पे एक्स एक्सिस है और कहां पे वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है। अब फॉर्मूला ये निकालना है, अगर ये वन डायमेंशनल बॉडी है तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है ही नहीं। यहां से मुझे कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट तो पहले ही 0 होना है इसका, मुझे निकालना है केवल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब एक्स क्या है, जो भी आप एलिमेंट मान रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं इसमें एलिमेंट एज्यूम करूंगा और एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ के आपको पूरी बॉडी मिल जाए, वो चीज होती है एलिमेंट। क्या होती है एलिमेंट, एलिमेंट में अगर आप एलिमेंट जोड़ते चले जाओगे तो आपको फुल बॉडी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ एलिमेंट मान लेता हूं, मान लीजिए यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे ले लेते हैं, आर डिस्टेंस पे मैंने ये एक एलिमेंट मान लिया, ये वाला, ये आप देखो ये एक एलिमेंट हो गया यहां पे, ठीक है। और इस एलिमेंट की ये वाली थिकनेस है dr और इसका मास कितना है dm। यहां पे dm क्या है, dr क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पे dm की वैल्यू कितनी होगी, dm की वैल्यू होगी टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dr। कैसे पता चला, जब l लेंथ का मास m है तो dr लेंथ का मास कितना होगा, m अपॉन l इंटू dr। और यहां पे ये वाला x क्या होगा, यहां पे x की वैल्यू होगी r, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये वैसे ही देखने में बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल है, साइज में बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो जो इस पॉइंट की लोकेशन है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो इस पॉइंट की लोकेशन है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल साइज का है, इसका साइज तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो इस देखने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया, जबकि इतना स्मॉल है कि आंखों से दिखता भी नहीं है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बात एक ही है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ठीक है। अगर इसको मैं अब सॉल्व करूंगा यहां पे इस तरीके से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू एम अपॉन एल इंटू डी आर और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन एल। अब इंटीग्रेशन तो लिख दिया, मुझे इसकी लिमिट भी तो चाहिए। अब आप ये बताइए लिमिट क्या रखनी होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है और जहां पे खत्म होता है, दैट इज लिमिट। स्टार्टिंग हो रही है 0 से, ठीक है ना, 0 से हमने एलिमेंट रख के उसमें एलिमेंट में एलिमेंट ऐड करने शुरू किए, और कब तक ऐड करते जाएंगे हम, जब तक लेंथ L नहीं हो जाती। तो 0 टू L, ये भी 0 टू L। तो यहां पे ये जो इंटीग्रेशन होने के बाद आंसर आएगा वो आएगा, देखिए इस वाले m अपॉन एल इंटू डी आर, इस वाले m अपॉन एल से वाला m अपॉन एल कट गया। कैसे कट जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर ही कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के अंदर भी कट जाती है। m अपॉन एल से ये कट गया, तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर आया इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर और नीचे आया इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, बस ये बचा। अब इसमें अगर 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वाली चीज आ जाएगी L स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगी L। एक L से ये L कट गया, तो x कोऑर्डिनेट इज L बाई 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, और ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, उसके सेंटर पे। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, रॉड के बाद हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं रिंग का।
किसका? रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम। बहुत ध्यान से सुनना है हमें। क्या रिंग के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने की जरूरत है हमें? द आंसर इज नो, नो नीड। हमें पता है उसका, ठीक है। ये रिंग है। आप देखिए, अगर ये एक रिंग है और मैं यहां पे कोई मास मान लेता हूं इस जगह, ये, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही मास एक सामने भी एग्जिस्ट करेगा यहां पे। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा ये सेंटर। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए इसके, जैसा मास यहां पे है वैसा ही मास यहां पे भी होगा, तो इन दोनों का सेंटर होगा कहां पे? यहां पे। तो इसका सेंटर ये होगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये रिंग का है। अगर कोई भी रेक्टेंगल है, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है इस तरीके का, ये B है और ये L है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? दोनों कॉर्नर्स को मिला दो ऐसे करके, दिस इज सेंटर ऑफ मास। कुछ बॉडी ऐसी उनके सेंटर मास निकालने की हमें जरूरत नहीं, हमें पहले ही पता है। रिंग हो या फिर डिस्क हो, डिस्क में भी यही रहेगा। डिस्क के इस केस में क्या रहेगा? जितना मास इस तरफ है ये, उतना ही मास इस तरफ है ये, ठीक है ना। इसका सेंटर ऑफ मान लीजिए इस पॉइंट पे, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस पॉइंट पे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे ही होता है। रेक्टेंगल हुआ या फिर स्क्वायर हुआ, ठीक है, ठीक है ना, या फिर स्फीयर हुआ। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा। कुछ चीजें ऐसी जिनका सेंटर ऑफ मास निकालने की हमें जरूरत ही नहीं, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो इन रिजल्ट्स को कहीं कहीं पे हम डायरेक्टली यूज भी करेंगे, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इन चीजों को, जो ये रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बाय सिमेट्री इसका आंसर ले सकते हैं, इनको देख के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी हेल्प से भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक रॉड है यू, जिसका मास m1 और लेंथ L1 है, ठीक है। दूसरी रॉड बिल्कुल आइडेंटिकल लेंथ की है, या फिर किसी दूसरी लेंथ की भी मान सकते हो। ये एक रॉड ये है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये जो रॉड्स हैं, ठीक है, ये रॉड्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म है बिल्कुल। एक रॉड ये हुई और दूसरी रॉड मान लीजिए ये वाली है। अब दूसरी जो रॉड है, ये जो येलो कलर की रॉड है, ये वाली, इसका मास तो m2 है और लेंथ L2 है। मुझे बोला है कि इस पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास बताइए, फाइंड COM। क्या होगा ये बताना है मुझे। अब बताइए मैं इसके लिए क्या करूंगा। अगर इस रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर में यहां पे इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम ले सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस मान लो और ये क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0 और L1/2, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, L2/2 और कोमा 0। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों रॉड्स को रिप्लेस कर सकते हैं दो मासेस से। मान लो m1 मास यहां पे रखा है, m2 यहां पे रखा है, तो इन दोनों का सेंटर मास कहां पे होगा, इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे होगा कहीं पे। और इस लाइन पे कैसे होगा, अगर मान लीजिए m1 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल m1 इज हैवियर देन m2, तो जो इसका मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है, अगर m1 हैवियर है तो यहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास कहीं, ये
अगर ये वाली चीज है। अगर M2 हैवियर है तो इधर की साइड आ जाएगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, तो बहुत इजीली निकल आएंगे इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। कैसे? ये रॉड, ये जो अरेंजमेंट है, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको? ये रेशो में करेगा M2 रेशो M1, ठीक है, क्योंकि M1 मास ये है और ये M2 है, तो ये M2 रेशो M1 में डिवाइड करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट बहुत इजीली यहां से निकल आएंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के। अब आप मुझे ये बताइए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यानी कि ये पॉइंट क्या आएगा? एक्चुअल में इस लाइन को अगर ये M2 रेशो M1 में, तो व्हाट इज दिस? दिस इज L2/2 इंटू दिस रेशो M2 वाला, ठीक है। तो यहां पे ये क्या आएगा? दिस रेशो इज, यहां पे ये वाली रेशो, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो भी तो M2 और M1 का ही रेशो होगा, तो यहां पे ये लेंथ आ जाएगी आपकी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? L2/2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है? M2 ओवर M1 प्लस M2। एक आंसर तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा ये वाली लेंथ, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट होगा ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ क्या होगी? L1/2। ये लेंथ क्या होगी? L1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या? ये वाला रेशो, और ये वाला रेशो कितना होगा? M1 ओवर M1 प्लस M2। एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। ये यहां के x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, समझ लीजिए। इस केस में कौन सा फैक्ट यूज किया हमने ये यूज किया, अगर हमें पता है रॉड तो इसका सेंटर मास ये होगा, अगर ये कोई रॉड है तो इसका सेंटर मास ये होगा। अब हम इन रॉड को रिप्लेस कर देते हैं, M1 मास यहां पे रख देते हैं, M2 मास यहां पे रख देते हैं। अब M1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, L1/2, M2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L/2 और 0। और सिंपल मेथड लगा के M1 x1 प्लस M2 x2 लगा के यहां पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मेथड मैंने वही लगाया, आप चाहे मेथड लगा के देख लो, वही आंसर आना है, ठीक है ना। आप खुद ये देख लो, M1 देखो, जो M1 मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और L1/2, ठीक है। जो M2 मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? L2/2 और 0। तो M1 x1 प्लस M2 x2, ये रहा M2 और ये रहा x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, वही का वही आंसर, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला ही तो लगा के ये दोनों आंसर आए हमारे, चाहे रेशियो से कैलकुलेट कर लो या फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम जो हमारी नॉन स्ट्रक्चर्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं हम। उसको, इस पूरी रॉड को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो जिसका मास M1 माना जा सकता है और कोऑर्डिनेट ये वाले हैं। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हाफ रिंग। देखिए, रिंग का तो हमने निकाल लिया और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं छिपा हुआ रिंग में, लेकिन हाफ रिंग में एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा, वो देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हाफ रिंग। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है मुझे अभी यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? पहले हाफ रिंग को मैं किसी एक्सिस पे प्लेस तो करूं। मान लीजिए ये यहां पे एक्सिस है, ठीक है। मैंने ये हाफ रिंग को यहां से, अब मैं हाफ रिंग है मेरे पास, किस तरीके से मैं उसको प्लेस करूं, ठीक है, किस तरीके से मैं उसको प्लेस करूं कार्टेशियन प्लेन पे कि मुझे सबसे ज्यादा आसानी हो, बताइए। डेफिनेटली हाफ रिंग को मुझे ऐसे प्लेस करना चाहिए ताकि वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाए, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। तो मैं उसको इसी तरीके से रिप्लेस करता हूं, सॉरी, इसी तरीके से प्लेस करता हूं ताकि ये मैंने हाफ रिंग को प्लेस कर दिया, ठीक। मुझे इतना पता है कि जो हाफ रिंग है, ठीक है ना, उसका सेंटर ये है और उसकी जो रेडियस है दैट इज r। तो हाफ रिंग का मास m और रेडियस r है।
हाफ रिंग का ही मास m है, अगर इसमें हाफ रिंग और जोड़ दे तो मास 2m हो जाता। जैसा कि मैं पहले स्टेटमेंट में बोल चुका हूं कि मास मैटर नहीं करता कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो यहां भी रिंग के मास में ये रिंग का मास मैटर नहीं करेगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालेंगे, क्योंकि m से m कट जाएगा ऊपर से, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। अब सबसे पहला काम क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे, फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। क्या मुझे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है? मैंने अगर इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लेस किया है तो कुछ तो सोच के किया होगा ताकि मेरा काम मिनिमम रहे। ठीक, देखिए यहां पे जो भी इसका सेंटर मास आएगा इस लाइन पे, सेंटर में तो नहीं रहेगा क्योंकि सेंटर के तो उधर की साइड ज्यादा मास है, तो सेंटर मास ऊपर की साइड आएगा, ऊपर की साइड यहां कहीं आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर ये पूरी रिंग होती तो इधर वाले का यहां आता और दोनों का मिला के सेंटर पे हो जाता, लेकिन इसका सेंटर मास आएगा यहां पे। अगर इसका सेंटर मास यहां कहीं आ रहा है इस जगह, ठीक है, तो मुझे x तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, x की वैल्यू तो 0 रहेगी क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आई नीड ओनली y कोऑर्डिनेट, तो मुझे इसमें केवल y कोऑर्डिनेट चाहिए इसका। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। लिमिट हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। अब मुझे सोच के ये बताइए इसमें मैं एलिमेंट क्या लूं, कैसे लेना चाहिए मुझे एलिमेंट, किस तरीके से मैं यहां पे एलिमेंट लूं। ठीक है, अब एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ के पूरी रिंग मिल जाए आपको, ये हाफ रिंग। ठीक, ओके, चलिए तो एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा इस तरीके का, छोटा सा ये इतना सा सेक्शन ले लिया मैंने, जो कि सेंटर पे बहुत ही छोटा एंगल डी थीटा सबटेंड करता है और यहां से कितने एंगल पे है, थीटा पे। तो ये वाली जो चीज होगी दिस विल बी योर एलिमेंट। अब इसकी लेंथ अगर यहां पे कुछ है तो इसकी लेंथ होगी यहां पे r इंटू डी थीटा। इसकी लेंथ कितनी होगी, मान लो dx है ये वाला एलिमेंट, तो dx की लेंथ कितनी होगी, r डी थीटा। डी थीटा ये है, r ये है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी r डी थीटा। रेडियस इंटू एंगल, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो ये r डी थीटा है। अब मुझे क्या क्या करना है, एक तो y निकालना है, एक dm निकालना है। चलिए इसका dm निकालते हैं पहले। dm क्या होगा इसका dm होगा, जब पूरी लेंथ का मास m है तो इतनी लेंथ का मास कितना होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो पूरी लेंथ का मास m है और लेंथ कितनी है, पाई इंटू r। अब इतनी सी लेंथ का क्या होगा, उसमें r डी थीटा की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, r से r कैंसिल, तो m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, ये dm की वैल्यू आ गई मेरी। अभी मुझे y की वैल्यू के लिए और स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि y की वैल्यू में क्या लूं। व्हाट इज y, y क्या है यहां पे, ये वाला y क्या होता है, ये y होता है जो हमने एलिमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाली लेंथ, दिस इज y। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दिस इज y। अब ये तो लेंथ बहुत छोटी है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, r और साइन थीटा। देखो ये लेंथ कितनी है, अगर मैं ये लेंथ आपसे पूछूं कितनी है, तो ये तो r है और ये एंगल ऑलमोस्ट थीटा है। डी थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल हो, तो डी थीटा का आप तो और भी छोटा होगा, तो इसको बस थीटा ही मानते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, ये r इंटू सामने वाली लेंथ है साइन थीटा, तो ये होगी r साइन थीटा। y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो ये चीज क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ r साइन थीटा इंटू डीएम। डीएम क्या है, m अपॉन पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई अगेन इंटीग्रेशन m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब लिमिट बताइए मुझे, मैं इसकी कहां से कहां तक की लूं। देखिए एलिमेंट को मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, डी थीटा फिर डी थीटा फिर डी थीटा फिर डी थीटा फिर डी थीटा एंड सो ऑन यहां तक। डी थीटा को कहां से कहां तक ले जाना है, 0 से 180 तक, यानी कि 0 टू पाई, ये हो गया, और ये भी 0 टू पाई, ये लिमिट हो गई। अब देखिए क्या आता है कैलकुलेशन करने के बाद, m अपॉन पाई से m अपॉन पाई कैंसिल, r क्या है बाहर कॉमन आ गया, ऊपर साइन थीटा डी थीटा है, नीचे डी थीटा है, ठीक है ना। तो नीचे अगर डी थीटा करेंगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, उसमें 0 से पाई डालेंगे तो नीचे आ जाएगा केवल पाई, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो सीधे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी 2
r अपॉन पाई, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या आ गया, 2r अपॉन पाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास आया। अब 2r अपॉन पाई को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि ये क्यों आया है। देखिए, अगर मैं यहां पे देखूं, ऐसे ही जस्ट एनालिसिस है, 2r अपॉन पाई दैट मीन्स 2 इंटू r अपॉन 3.14, जो कि बड़ा है 2r/4 से, यानी कि r/2 से बड़ा है। 2r/4 क्या है, r/2। देखो नीचे 4 ज्यादा है और ये कम है, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज r/2 से ज्यादा क्यों आई है? देखिए, अगर ये लेंथ r/2 है तो सेंटर ऑफ मास यहां पे है। दिस लेंथ इज 2r/पाई। अगर इसको मैं r/2 मान लेता हूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ज्यादा इसलिए है कि अगर मैं इस रिंग के 2 पार्ट करूं, यानी कि बिल्कुल 50-50 डिवाइड कर लूं ऐसे करके यूं, ठीक है ना, ये बिल्कुल r/2 ये हुआ, r/2 ये हुआ, तो ये जो अपर वाला हाफ है इसमें ज्यादा मास है। ठीक है, और लोअर वाला जो हाफ है उसमें कम मास है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऊपर वाले सेक्शन में लाई करेगा, ना कि नीचे वाले में। क्लियर? इसलिए सेंटर ऑफ मास ये आएगा, ये आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं उसका थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूं ताकि आप थोड़ा काम भी कर लो। डिस्क, और वो भी कैसी, हाफ डिस्क। ठीक है, हाफ डिस्क को मैं कैसे प्लेस करूंगा, हाफ डिस्क को मैं? ठीक है, सबसे पहला काम होगा, मैं कार्टेशियन प्लेन चूज कर लूं ऐसे, ये। ठीक है ना, मान लीजिए ये सेंटर हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास डिस्क आ गई है ये। और डिस्क में क्या होता है, डिस्क में तो टोटल भरा हुआ होता है पूरा, रिंग तो यहां से खाली होती है, डिस्क में तो मास होता है। तो डिस्क का मास m और रेडियस r है, जिसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इतना तो कॉमन सेंस से क्लियर हो ही गया होगा कि मुझे सिमेट्रिकल इसको प्लेस करना पड़ेगा ताकि मुझे कम से कम काम करना पड़े। ये रेडियस r है और ये है। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगना है, वही y dm ओवर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये होना है y कोऑर्डिनेट। तो मेरा पर्पज यहां पे एक तो dm निकालना है और y निकालना है। अगर मुझे dm और y पता चल गए तो सबसे पहले मैं कोई एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा, उसका dm निकालूंगा, उसका y निकालूंगा, फिर इस फॉर्मूले में डालूंगा और तब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है ना, आपको इसको नोट करिए और 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इस चीज को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो मुझे हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम है एलिमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट लेने के यहां 2 तरीके हैं। ठीक है ना, एलिमेंट लेने के 2 तरीके हैं, एक तो पहला तरीका और एक दूसरा तरीका। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ के, एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ के आपको पूरी स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। तो वो तरीका हमारे पास, हम चाहें तो एलिमेंट ऐसा भी ले सकते हैं, ये वाला सेक्टर, दिस कैन बी एन एलिमेंट। ये जो चीज है ये एक एलिमेंट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। कैसे? अगर मैंने ये चीज एलिमेंट ले ली तो आप ये देखो, अगर मैं यहां पे इसमें एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ता चला जाऊंगा तो क्या मिल जाएगी, पूरी हाफ रिंग मिल जाए, हाफ डिस्क मिल जाएगी। और एलिमेंट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक आर्बिट्रेरी रेडियस की ये वाली
डिस्क ले लेता हूं, वो रिंग ले लेता हूं ये वाली, ठीक है ना। इसमें मैं चाहूं तो ये आर्बिट्रेरी रेडियस की एक रिंग ले लेता हूं यूं करके। ये भी इसमें एलिमेंट हो सकता है। ये एलिमेंट कैसे हो सकता है? ये इस तरीके से एलिमेंट हो सकता है कि अगर मैं आर रेडियस की रिंग ले लेता हूं, ठीक है, यूं करके, तो रिंग पे रिंग, रिंग पे रिंग, रिंग पे रिंग करके ये पूरी, मान लो एक रिंग ऐसे है, दूसरी रिंग ऐसे होगी, तीसरी ऐसे होगी, फोर्थ ऐसे होगी, फिफ्थ ऐसे होगी, सिक्स्थ ऐसे होगी, ऐसे करके भी पूरी डिस्क बनाई जा सकती है ये वाली रिंग पे रिंग। तो एलिमेंट में हाफ रिंग लेके भी मैं काम कर सकता हूं, ये वाली स्मॉल आर रेडियस की, और मैं ये सेक्टर लेके भी काम कर सकता हूं। तो मेरे पास दो एलिमेंट हैं, एक तो रिंग लेके एंड सेक्टर लेके। अब अगर मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना, अगर मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है तो मैं चाहे रिंग ले लूं या फिर सेक्टर ले लूं, ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ठीक। तो इस चीज को आप नोट करिए अच्छे से। मैं फिर दोनों तरीकों से, एक बार रिंग लेके सॉल्व करूंगा और एक बार सेक्टर लेके सॉल्व करूंगा। आप दोनों तरीके बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।